जय हिंद। आप सभी का स्वागत है डीएस एजुकेशन की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास होने वाली है ज्योग्राफी की, क्योंकि पॉलिटी और मूल विधि ये तो हम लोग बहुत पढ़ते हैं, लेकिन ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें खासतौर पे यूपीएसआई वाले बच्चे जो हैं वो ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। हालांकि क्वेश्चन आते नहीं हैं उतने ज़्यादा, बट जितने आते हैं वो बड़े सॉलिड होते हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो, इसीलिए ज्योग्राफी का एक बड़ा ही प्यारा सेशन ये आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ मैं। तो ये ज्योग्राफी के एमसीक्यूज हैं, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एक बार सेशन को देखना, ठीक है, क्वेश्चंस को देखना, सारा रिवीजन हो जाएगा पूरा ज्योग्राफी का। चलिए बिल्कुल देर नहीं करेंगे, और पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, कहां पर, यहां पर। चलो भाई, उत्तर देना शुरू करिए सब लोग। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है क्या? 1 मिनट देना मुझे आप लोग बस, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और उत्तर करना है भाई, ठीक है। क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? सवाल क्या पूछा है? गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। तो पहली बात देखो, क्वेश्चन में क्वेश्चन बहुत सारे निकाला जाएगा अभी आपको, ठीक है। तो गांधी सागर बांध आपका देखने को मिलेगा एमपी में। पहली बात तो यहां से ये याद रखना, कहां पर है ये? मध्य प्रदेश में है, यानी कि एमपी में है गांधी सागर बांध। क्लियर है? अब एक बात याद रखना कि ये किस नदी पर निर्मित है, तो ये कौन सी नदी पर निर्मित है? ये आपका निर्मित है चंबल नदी पर। दिख रहा है ये कलर, विजिबल है, ठीक है। चंबल नदी पर निर्मित है आपका गांधी सागर बांध। वेरी इंपॉर्टेंट। अब बाकी के ऑप्शन देखना, रिवीजन किस तरीके से करना है, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कैसे डील करना है। देखो, भिलांगना नदी, अभी भिलांगना नदी क्या है? तो ये आपका भागीरथी की सहायक नदी है। पहला पॉइंट यहां पे याद रखना है कि भाई क्या है ये, तो भागीरथी की सहायक नदी है भिलांगना, ठीक है। भागीरथी की सहायक नदी है, मतलब कि भिलांगना नदी उत्तराखंड में देखने को मिलता है आपको, ठीक है। बेतवा नदी के बारे में आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देना है मुझे, बेतवा नदी के बारे में, कि बेतवा नदी पर कौन कौन से डैम है, कौन कौन से बांध हैं। ये वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो बेतवा नदी पर आपको देखने को मिलेगा माता टीला बांध, माता टीला बांध। यहीं पे देखने को मिलेगा राजघाट बांध, राजघाट बांध, ठीक है। यहीं पे देखने को मिलेगा आपको पारीछा बांध, 1 मिनट, पारीछा बांध, ठीक है। और यहीं पे एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण डैम देखने को मिलता है, ये सारे डैम आपको याद रखने हैं। यहीं पर राजघाट बांध भी देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। राजघाट बांध, तो अच्छा हो तो गया, सॉरी सॉरी। हाँ, तो माता टीला बांध, राजघाट बांध, परीक्षा बांध, और एक और बांध याद रख सकते हो, एक और बांध यहाँ पर देखने को मिलता है, दैट इज आपका रानी लक्ष्मीबाई बांध, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध। तो कहने का मतलब आप देख पा रहे हो कि एक ही पॉइंट में हमने कितने सारे बातें क्लियर कर ली हैं। ये सारे बांध बेतवा नदी पर लोकेटेड हैं। अब ये बेतवा नदी पर ये लोकेटेड है, ये सारे बांध कहाँ पर है? तो ये बांध आपको देखने को मिलते हैं एमपी प्लस यूपी के बॉर्डर पर, ठीक है। ये सारे बांध बेसिकली एमपी यूपी के बॉर्डर पर, यानी कहने का मतलब ये सारे बांध वैसे तो ललितपुर में हैं, एक जिला है उत्तर प्रदेश का ललितपुर, वहां पर देखने को मिलता है ये सारा डैम, ठीक है। और ललितपुर में याद रखना है कि यूरेनियम की प्राप्ति होती है सबसे ज्यादा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम की प्राप्ति सबसे ज्यादा होती है? तो यूरेनियम की प्राप्ति सबसे ज्यादा ललितपुर जिले में होती है, याद रखना है आपको, ठीक है। और ये बेसिकली एमपी और यूपी के बॉर्डर पर ही देखने को मिलता है ठीक है, एक बात क्लियर हो चुकी। अब हमारे प्रश्न का जो उत्तर था कि गांधी सागर बांध। अच्छा, एक और बात, जैसे सोन नदी है, सोन नदी पर एक आपका क्या है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय है, गोविंद वल्लभ पंत जलाशय, जलाशय। तो गोविंद वल्लभ पंत जलाशय कहाँ, किस नदी पर है? सोन नदी पर है, ये याद रखना है। और दूसरी बात कि ये जो जलाशय है गोविंद वल्लभ पंत, ये कहाँ, किस जिले में है? सोनभद्र में है, सोनभद्र जिले में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में? सोनभद्र जिले में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ज्योग्राफी का जो पेपर में आ सकता है सवाल, ठीक है। तो गोविंद वल्लभ पंत जलाशय किस नदी पे? सोन नदी पे। किस जिले में? सोनभद्र जिले में। चंबल नदी पे याद रखना आपको कि गांधी सागर बांध जो एमपी में है वो चंबल नदी पर है, याद रखना है। और यहीं पे राणा सागर बांध और जवाहर बांध भी देखने को मिलेगा, चंबल नदी पर ही याद रखना है आपको, राणा सागर बांध, राणा सागर बांध, और यहीं पे है जवाहर बांध, जवाहर बांध, ठीक है। ये दोनों कहां पर है? ये दोनों राजस्थान में है, ये दोनों कहां पर है? ये दोनों राजस्थान में। बताओ भाई, क्लियर है? सारी बातें देख पा रहे हो आप, एक ही क्वेश्चन में मैंने क्लियर कर दिया है। अब इसके बाहर से क्या सवाल जाएगा आप खुद सोचो इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि यूपी जीके भी आपको मैंने, यूपी की ज्योग्राफी भी यहां पर मैंने आपको बता दी है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुका है। चले आगे, सवाल क्लियर है? अगला सवाल स्क्रीन पर है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब मिट्टी को लेकर के सवाल, मिट्टी को लेकर के कैसे सवाल पूछते हैं। काली मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, किसके बारे में बताना है, काली मृदा के बारे में बताना है, और क्या बताना है, असत्य बताना है, यानी कि जो गलत है वो बताना है। काली मिट्टी के बारे में याद रखना है। देखो मिट्टी के प्रकार अगर पहले पूछे, पहली बात तो याद रखना कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। क्या कहलाता है भाई, याद रखना, यहाँ पे लिख रहे हैं मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो मिट्टी का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी, पेडोलॉजी। और भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो 8 प्रकार की भाई, 8 टाइप्स ऑफ सॉइल है कि नहीं, 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये बात सही है। इसके अलावा मैं बताऊं आपको, काली मिट्टी को हम लोग रेगुर सॉइल भी कहते हैं, रेगुर सॉइल, यानी कि रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मैं एक और नाम बताना चाहूंगा जो आपके पेपरों में भी आता रहता है, कि काली मिट्टी को ही चेरनोजम मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को ही क्या बोलते हैं, चेरनोजम, चेरनोजम मृदा भी कहते हैं। ये नाम याद रखना, कहीं भी पेपर में लिखा रहे तो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और चेरनोजम मिट्टी भी कहा जाता है। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए भाई, ठीक है। इसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से निकले बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। हमें असत्य बताना है, लेकिन क्या सही है ये भी पता होना चाहिए। तो बिल्कुल बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें सर्वाधिक कपास की खेती की जाती है, ये भी सही बात है, इसीलिए काली मिट्टी को कपासीय मृदा भी कहते हैं, कपासीय मृदा। काली मिट्टी को ही कपासी मृदा भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए भाई लोग, ठीक है। इनमें फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, ये भी ठीक बात है, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है भाई। तो क्या सही है ये भी आपको याद रखना है भाई लोग, ठीक है। इसके अलावा याद रखना है काली मिट्टी में ये पानी की अधिकता बहुत ज्यादा होती है इसमें। सुनिएगा मेरी बात, ये तो क्लियर है तीनों। अब सुनिएगा काली मिट्टी की बात अगर हम करें, देखो ऐसे याद रखना काली मिट्टी के बारे में। अब काली मिट्टी के बारे में आपको कैसे याद रखना है, ये काली मिट्टी है तो इसमें क्या होता है, पानी की अधिकता होती है, पानी की अधिकता होती है। इस मिट्टी में पानी की क्या होती है, अधिकता होती है, ध्यान से सुनिएगा। और पानी की जब अधिकता होती है तो ये मिट्टी कैसी प्रतीत होती है, चिपचिपी सी प्रतीत होती है। ये मिट्टी कैसी होती है, चिपचिपी सी हो जाती है, चिपचिपी होती है, याद रखना, ठीक है। अब पानी बहुत ज्यादा इस मिट्टी में देखने को मिलता है काली मिट्टी में, और पानी की अधिकता के कारण से मिट्टी क्या हो जाती है, मिट्टी हो जाती है आपकी चिपचिपी। और सूखने पर जब ये चिपचिपी होती है और सूखने पे क्या होता है, तो सूखने पर दरार पड़ जाती है इसमें, सूखने पर दरार पड़ जाती है, दरार समझते हो ना, फॉल्ट, दरार पड़ जाती है, ठीक है, दरार पड़ जाती है। और ऐसा प्रतीत होता है, इस मिट्टी को फिर देखने पे ऐसा प्रतीत होता है कि ये स्वयं जुताई हुई मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी इसको कहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जुताई वाली मिट्टी है, तो इसी को इसीलिए स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि ये मिट्टी पहले से ही जोती जा चुकी है, स्वतः जुताई वाली मृदा भी इसको कहा जाता है। बताओ क्लियर हुआ, क्लियर हुआ क्वेश्चन, ठीक है। साइड में है ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले लो और क्वेश्चंस को ध्यान से देख लो भाई, ठीक है। तो काली मिट्टी क्या, पानी की अधिकता होती है तो इसी वजह से चिपचिपी सी प्रतीत होती है, और यही जब पानी सूख जाता है तो मिट्टी क्या होता है, उसमें दरारें पड़ जाती हैं, और दरारें जब पड़ती हैं, सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं, है ना, तो हम लोग काली मिट्टी को कहते हैं। और काली मिट्टी बेसिकली आप देखोगे कि महाराष्ट्र, गुजरात, इधर वाले रीजन में आपको ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। इसी को कपासी मृदा भी कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, इनमें दरारों का अभाव पाया जाता है, नहीं, अभाव नहीं पाया जाता है मेरे भाई लोग, एक मिनट, ठीक है। इनमें दरारों का अभाव नहीं पाया जाता है, ठीक है, दरारें इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। तो हमें गलत बताना था, तो असत्य बताना था, तो ये कथन असत्य है क्योंकि दरारें इसमें पाई जाती हैं। क्लियर है क्वेश्चन, आई होप कि दोनों क्वेश्चन बड़े मजे आए होंगे आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई, भारत में सबसे पहले वन नीति कब घोषित की गई। वन नीति, वन नीति मतलब क्या, फॉरेस्ट पॉलिसी, ठीक है, वन नीति का मतलब होता है फॉरेस्ट पॉलिसी। अब याद रखना, पहले तो इस प्रश्न का उत्तर कर लेते हैं भाई। देखो फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में आई थी, चलो ये तो हो गया हमारा पॉइंट कि भाई फॉरेस्ट पॉलिसी जो है 1952 में, पहला वन नीति जो है कब घोषित हुआ था, तो 1952 में घोषित हुआ था। अब सवाल है इसमें संशोधन कब हुआ था, है ना। अब सुनना, इसी फॉरेस्ट पॉलिसी में पहली बार एक संशोधन किया गया था 1988 में, इसमें कुछ चेंज किया गया था,
ठीक है। 1988 में एक संशोधन किया गया इसमें 1988 में, और संशोधन में क्या कहा गया कि भाई कि जो भारत में वनावरण जो है, वनावरण वो भारत के 33% क्षेत्रफल पर होना चाहिए। भारत के 33% एरिया में जो है वनावरण होना चाहिए, यानी कि वनों का आवरण होना चाहिए। ये 1988 में एक संशोधन किया गया था। 1952 में तो आया था, लेकिन एक संशोधन के द्वारा कहा गया कि भाई 33% क्षेत्रफल पर भारत के क्या होना चाहिए, वनावरण होना चाहिए। भाई क्लियर है। अब इसके अलावा कुछ बातें जो आपको याद रखना है, जैसे आपसे पूछेगा यूपी का प्रथम वन ग्राम किसको कहते हैं। एक सवाल देखो, अब समझ कुछ सवाल देखो। यूपी का प्रथम वनग्राम, वनग्राम किसको घोषित किया गया? तो यूपी का प्रथम वनग्राम बेलहत्थी, बेलहत्थी। यूपी का प्रथम वनग्राम किसको बनाया गया? बेलहत्थी को बनाया गया था। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और बेलहत्थी कहां पर है? तो सोनभद्र में है, याद रखना भाई। देखो अगर स्टेट पूछे, सॉरी जिला पूछे, तो सोनभद्र याद रखना है आपको। इसके अलावा याद रखना सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य अगर पूछे आपसे, समझ रहे हो मेरी बात, यहां से सवाल पूछे दूसरा, सर्वाधिक सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य। अब राज्य देखो, अगर राज्य पूछे आपसे सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य, वो आपका एमपी है। आप सभी जानते हो कि सबसे ज्यादा जंगल भारत में कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल पाए जाते हैं। वनावरण यानी कि वनों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। तीसरा पॉइंट हम बात करें कि सर्वाधिक वनावरण वाला जिला उत्तर प्रदेश का। अब यूपी का बात करें कि सर्वाधिक यूपी का, क्योंकि हम यूपी पढ़ रहे हैं और यूपी जीके भी आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, क्योंकि भाई हम यूपी की बात कर रहे हैं, यूपीएसआई पेपर की बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण जिला अगर आपसे पूछ रहा है, तो यूपी में सर्वाधिक वनावरण जिला सोनभद्र है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सर्वाधिक जिला कौन सा है? सोनभद्र है। अगर यही पूछे कि यूपी में सबसे न्यूनतम, यूपी में सबसे न्यूनतम वनावरण वाला जिला, वनावरण वाला जिला, मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो सब लोग ना? तो सबसे न्यूनतम वनावरण जिला हो जाएगा भदोही। भदोही एक जिला है उत्तर प्रदेश का। देखो यूपी जीके के बारे में भी बात करना है, तो सबसे न्यूनतम वनावरण जिला भदोही है, और यूपी में सर्वाधिक वनावरण जिला सोनभद्र है। और सर्वाधिक आपका वनावरण वाला राज्य पूछे तो एमपी है भारत का, भारत में पूछे राज्य तो एमपी है। और न्यूनतम वनावरण वाला राज्य अगर पूछे, एक और सवाल देख लो आप लोग कि न्यूनतम वनावरण वाला राज्य, न्यूनतम वनावरण वाला राज्य, वनावरण वाला अगर राज्य पूछे आपसे, तो ये आपका हो जाएगा हरियाणा, हरियाणा। तो क्या सारे क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया? क्या सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए? सुनो एक बार फिर से। भारत में सबसे अधिक वनावरण वाला जो राज्य है वो एमपी है, और सबसे कम जंगल जो है हरियाणा में है। अब यूपी की बात करें तो यूपी में सर्वाधिक वनावरण वाला जो जिला है वो सोनभद्र है, ठीक है। और यूपी में सबसे न्यूनतम वनावरण वाला जो जिला है वो आपका भदोही है, ठीक है। और यूपी का जो प्रथम वन ग्राम बनाया गया था वो बेलहत्ती को बनाया गया था, जो कि सोनभद्र में ही था। समझ गए बात? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर 1952 था, ध्यान रखना। जाड़े के समय में, देखो क्वेश्चन कितना प्यारा है, जाड़े के समय में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा किस कारण से होती है? देखो तमिलनाडु याद रखना है, भारत में सबसे सबसे बाद में मानसून यही पहुंचता है। तमिलनाडु में सबसे बाद में बारिश होती है भारत में, है ना। और सभी को पता है सबसे पहले मानसून भारत के किस राज्य में आता है? केरल में आता है। एक बात समझना, जैसे ये भारत का तटीय क्षेत्र वाले राज्य हैं और ये आपका केरल है, सबसे पहले जो मानसून आता है भारत में वो यहाँ से शुरू होता है। ये जिसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, इसको क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, या इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। इसी को क्या बोलेंगे हिंदी में? दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट। तो सबसे पहले मानसून की शुरुआत भारत के केरल राज्य से होती है, यानी हम बोलें कि वेस्टर्न घाट में सबसे पहले जो वेस्टर्न घाट में जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है, यहीं से मानसून की शुरुआत होती है। अगर सवाल पूछे भारत के किस राज्य से मानसून की शुरुआत होती है, वो केरल से होती है। जून में प्रारंभ होता है मानसून, 1 जून जनरली जून के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होता है मानसून, तो केरल में। और एक बात याद रखना, इसी मानसून के द्वारा, साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा जो है भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है। अगर पूछे भारत में सर्वाधिक बारिश जो है वो किस मानसून के कारण होती है, तो वो होती है आपका साउथ वेस्ट मानसून के कारण से सबसे ज्यादा बारिश होती है। क्लियर है बात? ध्यान रखना। अब एक बात समझना कि अब नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से जो है, नॉर्थ ईस्ट मानसून को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लौटता हुआ मानसून,
इसको क्या बोलते हैं? लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून। और साउथ वेस्ट मानसून को कहा जाता है आता हुआ मानसून, आता हुआ मानसून, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से जो है वो तमिलनाडु में बारिश होती है, इसी को लौटता हुआ मानसून या रिट्रीटिंग मानसून भी कहा जाता है, रिट्रीटिंग मानसून। और इसी मानसून की वजह से तमिलनाडु वाले कोस्ट पर बारिश होती है। तो सवाल पूछे कि तमिलनाडु पर जो बारिश होती है वो किस मानसून से, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश होती है। तो ऑप्शन आप देख पा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट मान लो हिंदी में उत्तर पूर्वी मानसून, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न का हमारा ये उत्तर हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून, इसी को इंग्लिश में लिखते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। तो इस मानसून की वजह से जो है वो आपका दक्षिण इधर वाले कोस्ट में बारिश होती है, तमिलनाडु वाले में बारिश होती है, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लौटता हुआ मानसून, ठीक है। लौटता हुआ मानसून या रिटेटिंग मानसून कहा जाता है। बताओ क्लियर है सारी बातें? और ये मैंने आपको बता दिया, सब भारत में सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है, जो कि पश्चिमी घाट में बारिश होती है, वो इसी का रीजन होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। बताओ भाई क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछता है कि शीत ऋतु में, शीत ऋतु में अगर सवाल ये पूछे कि शीत ऋतु में यानी कि विंटर में, शीत ऋतु मतलब कि विंटर में जो बारिश होती है, विंटर में जो बारिश होती है, सर्दियों में जो बारिश होती है, शीत ऋतु में जो बारिश होती है, कहाँ पे? उत्तर भारत में। शीत ऋतु में जो आपके नॉर्थ इंडिया में बारिश होती है, उत्तर भारत, या इसी को वो लिख सकता है उत्तर पश्चिम क्षेत्र जो भारत का है, जिसमें पंजाब हो गया, है ना, राजस्थान वाला रीजन हो गया, आपका जम्मू कश्मीर वाला रीजन हो गया। तो सर्दियों में बारिश होती है, शीत ऋतु में बारिश होती है नॉर्थ इंडिया में बेसिकली। वो किस वजह से होती है? तो ये होती है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, पश्चिमी विक्षोभ के कारण से। ये भी याद रख लेना, ये भी सवाल कई बार पेपर में आता है, पश्चिमी विक्षोभ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश होती है शीत ऋतु में, विंटर में, सर्दियों में, उत्तर भारत में या उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में, ठीक है। समझ गए? तो ये क्वेश्चन अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानाला दर्रा किस राज्य में है? देखो दर्रों से लेकर के सवाल पूछता है। दर्रा मतलब क्या होता है? दर्रा का मतलब होता है पास, यानी कि रास्ता। अब हिमालय से जो हिमालय होता है आपका, है ना, तो हिमालय से जो रास्ते बनाए जाते हैं काट करके, पहाड़ों को काट करके जो रास्ते बनाए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उसी को दर्रा, उसी को इंग्लिश में पास कहते हैं, ठीक है। पासेस से क्वेश्चंस आते हैं, बड़ा ही एक फेवरेट टॉपिक होता है ज्योग्राफी का, ये जो पेपर में आता है, ठीक है। तो ये कुछ राज्य हैं, जनरली जो दर्रे होते हैं वो आपके हिमालयन स्टेट्स में ही देखने को मिलते हैं, जो हिमालयन राज्य हैं वहीं पे देखने को मिलते हैं। तो मनाला दर्रा कहाँ पर है? तो मनाला दर्रा आपका देखने को मिलता है उत्तराखंड में, है तो उत्तराखंड में ये। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें याद है, उत्तराखंड में और दो दर्रे याद रखना। एक तो आपको याद रखना लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा, और एक याद रखना आप लोग नीति दर्रा, नीति दर्रा, ठीक है। तो इंग्लिश में भी यही बोलेंगे, लिपुलेख और नीति, ठीक है। तो उत्तराखंड में तीन दर्रे याद रखने हैं, एक आपका माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और आपका नीति दर्रा, ठीक है। याद रहेगा सबको? चलो सिक्किम में दो दर्रे याद रखना आप लोग, सिक्किम में यहाँ पे लिखवा दे रहा हूं दो दर्रे। एक तो है आपका नाथुला, सिक्किम में एक दर्रा है नाथुला, और एक दर्रा है जेलेपला, जेलेपला, ठीक है, जेलेपला, ठीक है। नाथुला और जेलेपला सिक्किम में है। हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में भी आपको तीन दर्रे याद रखने हैं। एक याद रखना आपको रोहतांग, देखो सारे दर्रे मैं एक ही जगह लिखवा दे रहा हूं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। रोहतांग हो गया, एक होता है आपका बाड़ालाचा दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा, और एक दर्रा आपको याद रखना है दैट इज द जो आपका रोहतांग बड़ा शरारती है, तो ये हो जाएगा शिपकीला दर्रा। देखो मैंने इस तरीके से याद करा है, लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। तो रोहतांग, बाड़ालाचा और शिपकीला, ये आपके तीन दर्रे हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। ये भी हो गया। कश्मीर में याद रखना, कश्मीर में तो आपका काराकोरम दर्रा है, काराकोरम दर्रा है, ठीक है। यहीं पे आपका बनिहाल है, बनिहाल दर्रा है, ठीक है। यहीं पे आपका बुर्जिला है, ठीक है, बुर्जिल दर्रा जिसको बोलते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कश्मीर से याद रखना है। इसके अलावा कुछ और चीजें मैं अरुणाचल प्रदेश का भी बता दूं आपको कि अरुणाचल प्रदेश में कौन से दर्रे हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का भी पूछता है आपसे पेपर में, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं, एक दर्रा आपको याद रखना है यहाँ पे, दैट इज द बोमडीला, बोमडीला। एक दर्रा यहाँ पे है दीफू, दीफू दर्रा। एक दर्रा है आपका यांगयाप। तो तीन दर्रे आपको याद रखने हैं अरुणाचल प्रदेश में।
हो गया, रिवीजन हो रहा है अच्छे से कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा एक और दर्रा है आपका, दैट इज द, अब घाट है, ये तो दर्रे हो गए, ऐसे एक घाट आपको याद रखना, पाल घाट। एग्जाम में पूछ लेता है कि पाल घाट कहाँ पर है, तो पाल घाट आपका केरल में है। पाल घाट कहाँ पे है, केरल में है। तो ये भी याद रख लेना, आपसे पूछ लेता है, आपका ये साउथ इंडिया में है, साउथ इंडिया में घाट बोलते हैं, ठीक है। हिमालयन स्टेट्स में जो होते हैं उनको दर्रा कहते हैं, साउथ इंडिया में इसको ही हम घाट बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। तो ये सारे क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट था, सारे दर्रे आपको मैंने करा दिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, किससे रिलेटेड है, गंगा नदी से। गंगा नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, क्या पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। चलिए, तो गंगा नदी के बारे में क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन को पहले आप डील करिए, क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं, फिर मैं बताता हूं। चलो, तो गंगा नदी के बारे में देखो, इसका संबंध 5 राज्यों से है, बिल्कुल सही है। कैसे, देखो, उत्तराखंड से निकलती है, फिर यूपी में आती है, यूपी के बाद बिहार में जाती है, बिहार से फिर ये आपका झारखंड में, और झारखंड से वेस्ट बंगाल में। तो ये भी याद रखना, भारत के 5 राज्यों में गंगा नदी बहती है, ये पांचों राज्य मैंने लिख दिया। तो पहला तो कथन सही है, नहीं पहला ऑप्शन सही है, हमें गलत बताना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है, बिल्कुल सही बात है। गंगा नदी यूपी के जो इसका एंट्री है यूपी में, वो होता है बिजनौर जिले से, और इसका जो निकास है, गंगा नदी का यूपी से निकास जो है, निकास मतलब होता है एग्जिट, कहाँ से एग्जिट करती है, किस जिले से, तो बलिया जिले से एग्जिट करती है, ठीक है। ये बलिया जिले से गंगा नदी निकल जाती है और फिर बिहार में प्रवेश कर जाती है, तो ये भी सही है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से डेल्टा बनाती है, ना ना ना, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती जरूर है और डेल्टा भी बनाती है, लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं बनाती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भी आकर के मिलती है, और ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के मिलने से ही क्या होता है, सुंदरवन का डेल्टा बनता है कि नहीं, सुंदरवन का डेल्टा, जो कि सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। डेल्टा कहाँ पे बनता है, बंगाल की खाड़ी में बनता है, लेकिन गंगा नदी स्वतंत्र रूप से नहीं बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी भी बीच में आती है, ठीक है। तो हमसे यही पूछा था, गलत कौन सा है, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। बताओ, क्लियर है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश और बिहार की मध्य सीमा बनाती है, ये तो सही बात है, गंगा नदी, है ना, तो हमें गलत बताना था, तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन, सत्यकूट का चयन कीजिए। कितना प्यारा सवाल, देखो बहुत अच्छे सवाल है। ट्रस्ट मी कि ज्योग्राफी जो आप लोग पढ़ते नहीं हो, बहुत कम इसका रिवीजन किए हो आप लोग, जनरली आप लोग बस मूल विधि और पॉलिटी के चक्कर में पड़े रहते हो, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे ज्योग्राफी के भी बड़े अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। देखो, सत्यकूट बताना है, नहीं सही बताना है आपको, ठीक है। पश्चिमी तट का विस्तार 5 राज्यों में है, यहाँ पे ऑप्शन है, इस तरीके से ऑप्शन है, और पहले 4 स्टेटमेंट को आपको स्टडी करना है, ठीक है। देखो, पश्चिमी तट का विस्तार 5 राज्यों में है, अब आप सोचो पश्चिमी तट का विस्तार कितने राज्यों में है, तो मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या है। देखो, यहाँ पे मैप बनेगा नहीं, मैं आपको एक पेज में दिखाता हूँ, चलो देखो। देखो, ये आपका पश्चिमी तट की बात कर रहा है, तो ये हमारा मैप देख लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा वेस्टर्न घाट है, ये वाला कौन सा है, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको कौन कौन से राज्य हैं, जो यहाँ पे गुजरात देखने को मिलेगा, एक राज्य, फिर यहाँ पे महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र, यहीं पे गोवा है, यहीं पे कर्नाटक है, और यहाँ पे केरल है। आपको लगेगा यहाँ तो 5 ही राज्य, 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ पे जो तमिलनाडु स्टेट है एक, जो इधर है, तो तमिलनाडु का कुछ हिस्सा इधर भी है, तमिलनाडु का कुछ पार्ट जो है वो आपका वेस्ट में भी है कि नहीं। तो याद रखना कि इसका जो विस्तार है 1 2 3 4 5, और तमिलनाडु का किस हिस्सा 6 राज्यों में है, याद रखना, 6 स्टेट्स। तो जो पश्चिमी घाट है आपका, ये वाला पोर्शन पश्चिमी घाट, वो 6 राज्यों में इसका विस्तार है। तमिलनाडु का कुछ हिस्सा इधर आता है, जो कि लोगों को कंफ्यूज करता है। अब जनरल स्टूडेंट जो होगा, जिसको नहीं पता होगा, उसको यही लगेगा कि 5 ही राज्य हैं, वो काउंट करेगा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, वो इतना ही काउंट करेगा, लेकिन तमिलनाडु का भी कुछ हिस्सा आता है इसमें, इसलिए 6 स्टेट्स में इसका विस्तार है। समझ गए, चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो पश्चिमी तट का विस्तार 5 राज्यों में है, ये कह रहा है, आप बोलोगे नहीं भाई 5 राज्यों में तो नहीं है, ये कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में है, ठीक है। तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत है ना। क्या बताना, हमें सत्य बताना है, सत्य बताना है, ठीक है। तो पहला हमारा गलत है। दूसरा क्या कह रहा है, नीलगिरी पर्वत को पश्चिमी तट एवं पूर्वी तट की गांठ कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। आप देखो ना, जैसे ये हमारा भारत का मैप होता है और नीलगिरी माउंटेन है यहाँ पर, तो आप देखो पश्चिमी घाट ये और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु कहते हैं। नीलगिरी पर्वत को क्या कहते हैं, मीटिंग पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट का मिलान बिंदु है ये, जिसको नीलगिरी की पर्वत कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि कहा जाता है, बिल्कुल ये सही है ना। दूसरा वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है,
नीलगिरी पर्वत को कहा जाता है। ठीक है, ऊटी नामक पर्यटन स्थल केरल में है। कह रहा है जो ऊटी नामक जगह है, ऊटी नाम सुना होगा सबने, ऊटी बोलते हैं, है ना। ऊंट मत समझ लेना, ऊंट नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है, ऊटी लिखा है। क्या लिखा है, ऊटी। एक हिल स्टेशन है ये। ठीक है, केरल में है नहीं भाई, ऊटी हिल स्टेशन कहाँ पर है, केरल में ना होके कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तो तीसरा हमारा ऑप्शन गलत है यहाँ पे। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है। क्या साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है? बिल्कुल सही बात है, दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन सा सही है हमारा, तीसरा हमारा जो है चौथा वाला सही है, और हमारा ये वाला सही है, दूसरा सही है। 2 और 4 सही है, 1 और 3 गलत है। हमें बताना था सत्य, 2 और 4 ऑप्शन में कहाँ पे है, 2 और 4 ऑप्शन हमें डी में है, तो डी ऑप्शन को टिक कर दो। समझ में आ गया, और मुझे लगता है ये क्वेश्चन काफी समझ में आया होगा, आपको काफी अच्छा लगा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। क्या बताना है आपको, इनमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। अब देखो यहाँ पे नदी के नाम है, और यहाँ पे दिया है नदी का ओरिजिन, यानी कि सोर्स, कहाँ से निकलती है ये नदी, उसके बारे में बताया गया है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि आपने नाम सुना होगा तिब्बत में, तिब्बत में एक झील है जिसको बोलते हैं मानसरोवर झील। मानसरोवर झील, तिब्बत में एक लेक है, झील है, जिसको बोलते हैं मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील से 3 नदियों का उद्गम है। 3 नदियां निकलती है यहाँ से, कौन कौन सी, एक नदी है आपकी सिंधु नदी, सिंधु नदी, एक नदी है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और एक नदी है आपका सतलुज नदी। समझिएगा, 3 नदियां यहाँ से निकलती हैं मानसरोवर झील से तिब्बत में। ठीक है, अब ये सिंधु नदी जो निकलती है, ये निकलती है आपकी कहाँ से, ये निकलती है बोखरचू से। एक जगह है यहाँ पे बोखर चू, ग्लेशियर है, बोखरचू एक ग्लेशियर है यहाँ पर मानसरोवर झील में, वहीं से सिंधु नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है कहाँ से, तो चेमायुंग दुंग ग्लेशियर से, चेमायुंग दुंग ग्लेशियर से, चेमायुंग देख लेना थोड़ा बहुत, दुंग ग्लेशियर, चेमायुंग दुंग ग्लेशियर, या जिसको हम लोग चेमायुंग डुंग ग्लेशियर भी कहते हैं। ठीक है, और जो सतलुज नदी है ये निकलती है राकस ताल से। एक झील है यहाँ पे, एक ताल है जिसको हम लोग बोलते हैं राकस ताल, राकस ताल। ठीक है, राकस ताल या राकस झील बोलते हैं, यहां से निकलती है। तो ये तीनों बातें यहां से क्लियर है, कहां से कौन सी नदी निकलती है, ये बात आपने सुना। अब यहाँ पे देख लो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आप देखोगे ब्रह्मपुत्र सही है, सिंधु भी सही है, गंगा देवप्रयाग ये भी ठीक है। ठीक है, तो हमारा भाई जो सही उत्तर है सुमेलित नहीं है, तो नर्मदा नदी हमारा ये सुमेलित नहीं, विंध्याचल पर्वत लिखा है, जो कि यहाँ पे गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, ये अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है। कहाँ से, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी। ठीक है, कहां पर है ये, एमपी में है। ठीक है, गंगा नदी देवप्रयाग, तो ये बात बिल्कुल सही है, गंगा नदी देवप्रयाग में ही आती है। ठीक है, तो ये भी बात, तो हमसे पूछा कौन सा नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ गए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन भाई, टोडा जनजाति, देखो जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। पहली बात, टोडा जनजाति के बारे में आपको बता दूं कि ये टोडा जनजाति तमिलनाडु क्षेत्र में है, तमिलनाडु रीजन में टोडा जनजाति पाई जाती है। दूसरी बात कि टोडा जनजाति जो है ये जादू टोना करती है, जादू टोना करने वाली जनजाति है ये, जादू टोना करती है ये, ब्लैक मैजिक, जादू टोना मतलब ब्लैक मैजिक। ठीक है, तो अगर टोडा जनजातियों से मिलोगे ना, इसमें आप देखोगे ये लोग जादू टोना बहुत करते हैं, ब्लैक मैजिक बहुत करते हैं, याद रखना। तमिलनाडु वाले रीजन में आपको देखने को, इनका मूल निवास क्षेत्र तमिलनाडु रीजन में है, और तमिलनाडु रीजन में है तो इसी रीजन में हम बोलते हैं आपका नीलगिरी की पहाड़ी, यहीं पर पाए जाते हैं ये। कहाँ पाए जाते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों में। ठीक है, याद रखना तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मेघालय है, देखो खासी, गारो और जैंतिया, ये तीनों जो पहाड़ हैं ये कहाँ पर हैं, ये तीनों जो पहाड़ है आपका, ये तीनों पहाड़ नीचे वाले ये मेघालय में है, मेघालय में है। ठीक है, तो मेघालय के जो 3 हिल्स पड़ते हो, 3 पहाड़ पड़ते हो, गारो, खासी, जयंतिया, वो मेघालय में स्थित है, और बाकी नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है, जो आपको याद रखना है। ठीक है, और आपका ये जो जनजाति है टोडा जनजाति, ये जादू टोना करती है। ठीक है, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट, रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है, रामसर सम्मेलन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई ये। अच्छा, रामसर एक जगह का नाम था, यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था, एक मीटिंग हुआ था। ठीक है, समझिएगा, एक बात आप लोग बड़े अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। एक मिनट यार, चलो हाथ दर्द कर रहा था। हाँ, यहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 में, 2 फरवरी 1971 में ईरान में एक जगह है,
ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर। एक कन्वेंशन हुआ, एक समझौता हुआ, ठीक है, और यहीं पर एक समझौता हुआ जहां पे रामसर बैठक हुई, इसीलिए इसको रामसर सम्मेलन बोलते हैं। 2 फरवरी 1971 को हुआ था, इसीलिए 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है आपका आर्द्र भूमि दिवस। 2 फरवरी को ही मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है, यानी कि वेटलैंड डे, वेटलैंड डे बोलते हैं, आर्द्र भूमि दिवस बोलते हैं इसको। यानी कि ऐसे जगह जो कि दलदली भूमि है, ऐसे क्षेत्र जो कि दलदली क्षेत्र हैं, वेट एरिया हैं, उन एरियाज को जो है रामसर का दर्जा मिलता है, रामसर का टैग मिलता है उनके संरक्षण के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, है ना। तो ऐसे विश्व वाइड, ये वर्ल्ड वाइड सम्मेलन हुआ था, है ना, देख रहे हो, वर्ल्ड वाइड सम्मेलन हुआ था ये, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि विश्व में जो भी देश हैं और जो भी देश में ऐसे क्षेत्र हैं जो कि दलदली भूमि वाले क्षेत्र हैं, वेट एरिया लैंड है, उनको जो है प्रोटेक्शन मिलेगा, संरक्षण मिलेगा, ठीक है, ये बातें हैं, ध्यान रखना। तो बेसिकली कह रहा है इसका संबंध किससे है, तो दलदली भूमि से इसका संबंध है, किससे, दलदली भूमि से या वेट एरिया लैंड से है, तो नम भूमि भी कह सकते हो, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। समझ गए किससे संबंधित है, तो ये नम भूमि से संबंधित है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको आप लोग वेट एरिया भी बोल सकते हो या वेट लैंड एरिया भी कह सकते हो। समझ गए, आर्द्र भूमि दिवस, समझ गए ना। तो एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि देखो आप कैसे प्रिपरेशन करना है ना, तो आपसे, आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में टोटल रामसर साइट कितने हैं आज की डेट में, क्योंकि बढ़ते रहते हैं। तो जब भी आप लोग पढ़ रहे हो, मेरी क्लास देख रहे हो, सबसे पहले तुरंत सर्च मारो टोटल रामसर साइट कितने हैं। सबसे ज्यादा रामसर साइट किस स्टेट में है, ये सवाल याद रखो कि सबसे ज्यादा रामसर साइट भारत के किस राज्य में है, ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। इसके अलावा यूपी में कितने रामसर साइट हैं, उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट हैं, ये भी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और तीनों क्वेश्चन आप लोग प्रिपेयर कर लेना है, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगली क्लास जब होगी मेरी ज्योग्राफी की, तो उसमें मैं आपको पूछूंगा भी और मैं बताऊंगा भी, ठीक है। तो टोटल रामसर साइट इंडिया में कितने हैं, किस स्टेट्स में सबसे ज्यादा रामसर साइट है, और उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट हैं, ठीक है, क्योंकि आप यूपी की तैयारी कर रहे हो तो यूपी जीके भी आपका इसमें कवर अप हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बड़ा प्यारा एटमॉस्फियर के लेयर्स के बारे में क्वेश्चन है, जो वायुमंडल पढ़ते हो, वायुमंडल की परत पढ़ते हो, उसके बारे में है, और कौन सा युग में सही सुमेलित है ये बताना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना, वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं। वायुमंडल में कितनी परत पाई जाती है, 5 परतें पाई जाती हैं, यानी कि 5 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं एटमॉस्फियर में। और वही पूछा है, कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं। क्षोभ मंडल, देखो क्षोभ मंडल इंग्लिश में भी मैं बोल दूंगा, परेशान मत हो। क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर कहते हैं, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, आयन मंडल को आयनोस्फियर कहते हैं, बाह्य मंडल को एक्सोस्फियर कहते हैं, ठीक है। चलो क्षोभ मंडल में ही मौसमी घटनाएं होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है, जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, वेदर फिनोमिना, वेदर फिनोमिना इज रिलेटेड टू ट्रोपोस्फियर, यानी कि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं प्रतीत होती हैं। तो पहले का तो हो एक, ए का तो 1 होगा। अब ए का 1 देखो एक ही ऑप्शन में है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है भाई लोग, ये देखो एक ही ऑप्शन में सारी चीजें मिल गई आपको, अगर आपको एक पता हो। बाकी देख लो, समताप मंडल में ही आपका वायुयान उड़ाए जाते हैं, एरोप्लेन जो उड़ते हैं वो आपका स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते हैं, समताप मंडल में। समताप मंडल में कैसे याद रखोगे, समान ताप होता है, समताप मंडल, समान ताप, यानी कि एक जैसा टेम्परेचर होगा। अच्छा प्लेन तभी तो उड़ेगा जब टेम्परेचर एक जैसा हो। सोचो टेम्परेचर बदल रहा है, बदल रहा है, बार बार घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, और उसी में हवाई जहाज उड़ रहा है, तो फिर वो क्या होगा, डिसबैलेंस होने लगेगा हवाई जहाज, है ना। इसीलिए हवाई जहाज को उसी लेयर में उड़ाया जाता है कि टेम्परेचर एक जैसा रहे, पता ना चले, अदरवाइज तो फिर वो क्या करेगा, झटके मारेगा आपको, ठीक है, झटके मारेगा वो, ठीक है। आयन मंडल, आयन मंडल में क्या, देखो नाम ही है आयंस, आयन मतलब आयनोस्फीयर, आयंस का फॉर्मेशन होता है, यानी रेडियो तरंग जो होते हैं आपके, रेडियो सैटेलाइट जो होते हैं वहां पर इस लेयर में देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। और बाह्य मंडल जिसको आप एक्सोस्फीयर कहते हो, जो एकदम बाहर है, यहाँ पे अक्रिय गैसों की अधिकता होती है। अक्रिय गैस का मतलब होता है इनर्ट गैस, अक्रिय गैस क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस को कहते हैं। तो आई होप की चीजें समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर समझ गए सब लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई, निम्नलिखित को सुमेलित करना है भाई, है ना। तो इधर कुछ योजनाएं हैं, बहुमुखी योजनाएं हैं, और इधर कुछ नदी है, कौन सी योजना किस नदी से रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेवरेट सवाल होता है, आप लोग प्लीज अच्छे से याद रखना ये सब, ठीक है। तो कौन सी योजना, देखो भाई सिंपल सी बात समझो, उकई परियोजना, ये एक परियोजना है, उकई परियोजना, जो कि आपको देखने को मिलता है कहां पर, ये देखने को मिलता है ताप्ती नदी पर, कहां पर, गुजरात के अंदर है ये, ठीक है। सरदार सरोवर डैम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सरदार सरोवर डैम, और सरदार सरोवर डैम कहां देखने को मिलता है, ये नर्मदा नदी गुजरात में देखने को मिलता है भाई,
ठीक है, सरदार सरोवर डैम, यहीं पे सरदार जी की तो मूर्ति है भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू है बहुत बड़ी, ठीक है। हीराकुंड डैम देखो, जो पता है वो सबसे पहले उसको पता करो, तो हीराकुंड डैम आपको महानदी पर देखने को मिलता है, तो यह महानदी हो जाएगा। अब मैचिंग करा लोगे तो आपको मिल जाएगा एक का दो, एक का दो कहाँ पर है, एक ही ऑप्शन में है, तो आराम से मैच करा लोगे आप। पहले तो मैच करा लिया करो, पहले देख लिया करो, जो आपको आता हो उसको पहले टिक कर लिया करो। और हुसैन सागर, हुसैन सागर आपको पता है ये गोदावरी नदी पर है, आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में, तेलंगाना वाले रीजन में है ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको ऐसे मैचिंग का सवाल आ सकता है पेपर में, और आता भी है, तो ध्यान रखना इस तरीके से आपको जो भी योजनाएं हैं या जो प्रोजेक्ट हैं, है ना, परियोजनाएं हैं, तो उससे रिलेटेड सवाल पूछता है कि कौन सी परियोजना किस नदी पर है। तो एक परियोजना मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे बताइएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कि मेरे को बताओ आप लोग जल्दी से एक परियोजना है आपका, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, अभी एक लेटेस्ट में इसका न्यूज में था अभी, है ना, न्यूज में एक परियोजना था, मुझे जस्ट स्किप कर गया क्वेश्चन, चलो जैसे याद आएगा मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। एक परियोजना, परियोजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। भारत के किस राज्य में सबसे बाद में मानसून पहुंचता है एवं सबसे पहले लौटता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तमिलनाडु कई लोग टिक करेंगे मुझे पता है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, भारत के किस राज्य में सबसे बाद में मानसून पहुंचता है? यार देखो, सबसे बाद में मानसून पहुंचता है राजस्थान में, और सबसे पहले लौट जाता है, क्योंकि अरावली पर्वत होते हैं यहाँ पे, तो इसको रोक लेती है। तो कहने का मतलब याद रखना, राजस्थान में तो जो है आपका, जो बारिश होती है यहाँ पे राजस्थान में बेसिकली, वो देखोगे आप साउथ वेस्ट मानसून से होती है बारिश, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसून जो निकलता है, जो केरल में पहली बार आता है, वही जाता है राजस्थान में। अब राजस्थान में जैसे मानसून पहुंचता है, फिर वहां से बहुत जल्दी लौटता भी बहुत जल्दी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका राजस्थान होगा। तमिलनाडु में जो बारिश होती है ना, वो होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून से, जो मैंने आपको बताया, इसी को बोलते हैं क्या, लौटता हुआ मानसून कहते हैं, ठीक है। और केरल और महाराष्ट्र में जो बारिश होती है वो होती है आपकी साउथ वेस्ट मानसून से। तो यार देखो, मानसून का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। अगर समझ में ना आ रहा है कि सर मानसून कैसे समझें, ठीक है, क्योंकि अभी देखो एग्जाम तो नजदीक है, ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट पढ़ाना इतना पॉसिबल नहीं है कि आपको बैठ के पढ़ाया जाए कॉन्सेप्ट, हाँ एग्जाम के बाद फिर आप लोग के लिए कराया जाएगा। तो अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताया करो, ताकि मैं अगली क्लास में जब लूँ तो मैं आपका कमेंट जब पढ़ लूँ तो मैं आपके लिए वो सेशन दे पाऊँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सोमाली जलधारा किस महासागर में चलती है? बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, सोमाली जलधारा बताइए मुझे, सोमाली जलधारा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो, सोमाली जलधारा किस देश में, पहली बात तो सोमाली नाम से ही क्लियर है, याद रखना ये जो नाम है, सोमाली जो है ना, ये एक देश है आपका सोमालिया, एक देश है सोमालिया, यहीं पे ये जलधारा चलती है। और सोमालिया कहाँ पे, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है, और ये आपका चलता है हिंद महासागर में, कहाँ पर, हिंद महासागर में देखने को मिलता है, हिंद महासागर में देखने को मिलता है सोमाली जल धारा। बताओ क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है? भाई कितना प्यारा सवाल, कह रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स बोलते हैं, तो सबको पता है सूर्य ग्रहण कब होता है मेरे भाई लोग, ठीक है। अब जैसे ये है आपका सन, और ये है आपका अर्थ, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब आ जाता है कौन, चंद्रमा, है कि नहीं। सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो इसी के कारण सूर्य ग्रहण लग जाता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि बीच में चंद्रमा आ जाता है। कैसे आता है, क्या लोकेशन है, वो ज्योग्राफी में आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में पूरा अच्छे से। फिलहाल याद रखना, सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तो उसी में सूर्य ग्रहण लगता है, और ये समय होता है अमावस्या का। अमावस्या के टाइम पर जनरली ये देखने को मिलता है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यू मून, न्यू मून, ठीक है। अमावस्या के टाइम पर होता है ये। तो आप देख लीजिए इस प्रश्न का उत्तर, कि जब चंद्रमा बीच में आता है ना, तो सूर्य जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य नहीं आता है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है, नहीं पृथ्वी नहीं आता, चंद्रमा बीच में, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ सही है, समझ में आ गई बात, हाँ या ना, ठीक है। बातें बड़े कायदे से समझोगे तो हो जाएगा, ऐसा कोई बहुत टिपिकली कुछ है नहीं। तो बस सेशन में 15 क्वेश्चन रखेंगे, है ना। आई होप ये ज्योग्राफी का सेशन मजा आया होगा आपको। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है आपके एग्जाम से पहले, मैं और भी सेशन लूंगा ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन कवर अप करा दूंगा। तो देखा होगा 15 क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आपकी कवर हुई हैं। तो ऐसे ही सेशन के लिए आप लोगों को बने रहना है, और मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए। कोई भी फीडबैक हो, कोई भी सेशन हो या कुछ भी हो, तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास को करते समाप्त, क्लास को पूरा देखना। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद।